नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के अखबार नवीसी कार्यक्रम में हम श्यामलाल यादव के द्वारा लिखे गए एक लेख के आधार पर महाराष्ट्र की राजनीति की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। श्यामलाल यादव का यह लेख आज के द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है और इसका शीर्षक है महाराष्ट्र एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। हम इस लेख के कुछ बिंदुओं के आधार पर विशेष रूप से पिछले 30 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे उथल-पुथल पर बातचीत करेंगे और हमारा ध्यान इस प्रश्न की ओर भी रहेगा कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में और विशेष रूप से पूरे देश की राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज प्रासंगिक रह गई है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मौजूदा चुनाव में अलग अलग वैचारिक धाराओं के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सत्ता की को हासिल करने के लिए या सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए लोग अपनी विचारधारा को ताक में रखने में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अगर हम श्यामलाल यादव के लेख पर वापस आए तो अपने इस लेख में श्यामलाल यादव ने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि आजादी के बाद के दौर में महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति की यात्रा कैसी रही। अगर हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो आधुनिक महाराष्ट्र इस नाम से राज्य का गठन 1960 में हुआ, 1 मई 1960 को। उसके पहले भी बम्बई प्रोविंस या बम्बई स्टेट के नाम से यह राज्य मौजूद था और इस राज्य में जब पहला चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जो गुजराती थे और एक तरीके से जो गुजरात के इलाके हैं और जो मौजूदा महाराष्ट्र के इलाके हैं वो सभी मुंबई राज्य के भीतर मौजूद थे। इसके अलावा बहुत पुरानी मांग यह थी मराठी भाषी लोगों की कि सभी मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य महाराष्ट्र का निर्माण किया जाए। यह मांग काफी उथल-पुथल के बाद स्वीकार की गई 1960 के समय में और 1950 के दशक में जब मोरारजी भाई देसाई यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो कि आगे चलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका बाकी सारे मामलों में चाहे जैसा प्रदर्शन रहा हो, मराठी भाषी लोगों के प्रति उनका रवैया काफी कड़ा रहा और पुलिस ने कई बार अलग राज्य या मराठा राज्य की मांग करने वाले लोगों पर गोलियां चलाई जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। उनके खिलाफ एक तरह का असंतोष जनता में व्याप्त था जिसके कारण से उन्हें हटाकर 1956 में यशवंतराव चौहान को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और मोरारजी देसाई केंद्र में वित्त मंत्री बन गए। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य का गठन होता है। गठन के बाद सबसे पहला चुनाव 1962 में होता है जिसमें कि एक मुख्यमंत्री बनते हैं मराठोराव संभासिव कर्नावट और वो कुछ समय तक मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद वसंतराव नाइक मुख्यमंत्री बनते हैं जो तकरीबन 12 वर्षों तक यानी कि 63 से 75 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं। और इस दौर में कांग्रेस की राजनीति में बहुत तरह की उथल-पुथल आई। 1967 में कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव हार गई। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। जो सिंडिकेट या ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नेता थे उन्होंने अपनी अलग कांग्रेस बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनी रही। जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ तो कांग्रेस के नेतृत्व ने ज्यादा भरोसेमंद नेता शंकरराव चौहान को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। शंकरराव चौहान बाद में देश के गृह मंत्री भी बने और उनके सुपुत्र अशोक चौहान जो कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री आगे चलकर बने। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जब 77 में देश में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई, जनता पार्टी का गठन हुआ, तो फिर महाराष्ट्र की सरकार भी हटी और यहाँ पर चुनाव हुए। उन चुनावों में कांग्रेस और कांग्रेस से अलग हटकर बने कांग्रेस उर्स दोनों को कुछ सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को थोड़ी ज्यादा, कांग्रेस उर्स को कम। जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही। जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि वो वहां पर सरकार बना सके, लेकिन जो कांग्रेस के दोनों धड़े थे उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और वसंत दादा पाटिल राज्य के मुख्यमंत्री बने और वहां पर 1 साल से भी कम वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री रह पाए और जुलाई 78 में एक युवा नेता शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ा, वसंत दादा पाटिल की सरकार को गिराया और जनता पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। शरद पवार हम सब जानते हैं कि आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के बहुत सारे चाणक्यों में से एक चाणक्य माने जाते हैं। और उसके बाद 1980 में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो इंदिरा गांधी ने शरद पवार की सरकार को और बहुत सारी जनता पार्टी के शासन वाली सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उसके बाद जो चुनाव हुए उन चुनावों से लेकर 1995 के विधानसभा चुनावों तक राज्य में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार की एक बड़ी विशेषता यह रही
कि किसी भी राज्य स्तरीय नेता को मजबूत ना बनने दिया जाए, इस रणनीति पर केंद्र सरकार या पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने काम किया। तो लगातार मुख्यमंत्री बदले गए, बावजूद उसके शरद पवार एक मजबूत नेता के रूप में उभरे, वह एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हम इस दौर में जो लोग मुख्यमंत्री बने सिर्फ उनके नाम पर बात करें तो हमें इस विविधता का पता चल जाएगा। AR अंतुले महाराष्ट्र के पहले और आखिरी मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। उनके बाद बाबा साहब भोसले बने। फिर से एक बार वसंत दादा पाटिल को मौका मिला, फिर शिवराज पाटिल को मौका मिला, फिर एक नीलांगकर करके नेता थे उनको मौका मिला, फिर शंकरराव चौहान को फिर से मौका मिला। उसके बाद 2 बार मौका शरद पवार को मिला, क्योंकि 1986 में वे कांग्रेस में वापस आ चुके थे, और उसके बाद सुधाकर राव नाइक भी 3 साल मुख्यमंत्री रहे। कुल मिलाकर स्थिति यह रही कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। जो कांग्रेस की सरकारें थीं वह एक तरीके से भ्रष्ट और दिशाहीन सरकारों के रूप में भी जाने जाने लगी, क्योंकि राज्य का मुखिया कौन है यही लोग समझ नहीं पाते थे। जैसे ही एक मुख्यमंत्री का चेहरा लोगों को याद होता था वैसे ही मुख्यमंत्री बदल जाता था। यह एक रूपक के तौर पर मैं कह रहा हूं, लेकिन मुख्य रूप से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इस तरीके से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो बहुत मजबूती से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता है, बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाता है। लेकिन इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उभार भी महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था। शिवसेना का गठन 1966 में हुआ था। बाल ठाकरे ने इसका गठन किया था। 1972 में इसके पहली बार इसका एक विधायक जीता। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। उसके पहले वह जनसंघ के रूप में विद्यमान थी। 1977 में इसने जनता पार्टी में अपने आप को मिला लिया था। जब जनता पार्टी विखंडित हुई तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। लेकिन 1995 के बाद के दौर में भी और उसके पहले भी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। ये दोनों दल अपने आप को एक नेचुरल अलाई के रूप में देखते थे। 1995 के विधानसभा चुनाव के बाद मनोहर जोशी के रूप में शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री बना। भारतीय जनता पार्टी उसमें छोटे सहयोगी के रूप में थी। गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेता उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। 1998 में जब मनोहर जोशी केंद्र की राजनीति में लाए गए तो उनकी जगह पर शिवसेना के नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसी दौर में महाराष्ट्र के बड़े कद्दावर नेता शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को 1999 में तोड़ दिया, या वो उस पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई जो आज भी मौजूद है। मुख्य कारण यह कहा गया कि शरद पवार नहीं चाहते थे कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता बने और आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। बहरहाल जब वो पार्टी से अलग हुए उसके कुछ समय बाद ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिलाकर सरकार बनाने की स्थिति बन गई। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आए और विलासराव देशमुख राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुछ समय के लिए 2003-04 में सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री बने। फिर विलासराव देशमुख एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जब तक उनका निधन नहीं हुआ। उनके निधन के बाद अशोक चौहान 1 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे और फिर पृथ्वीराज चौहान, और इस समय तक 2014 के चुनावों की स्थिति आ चुकी थी। और देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़े नेता का उभार हो रहा था। बड़े नेता से मेरा तात्पर्य है एक ऐसे नेता जिसका प्रभाव पूरे देश में हो या देश के बड़े भाग में हो, देश के बड़े भाग में मतदाता उसे आकर्षण की नजर से देख रहे हों। तो ये प्रभाव जो था नरेंद्र मोदी का वो 2014 के चुनाव के नतीजों में दिखा, लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां भी यह नतीजा सामने आया। यद्यपि इसके पहले शिवसेना भाजपा शिवसेना गठबंधन का बड़ा घटक था और भाजपा छोटा घटक के रूप में थी, लेकिन इन चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। उसे 122 सीटों पर जीत मिली और यह एक ऐतिहासिक जीत थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना देवेंद्र फडणवीस जो थे वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। और इसके बाद जो शिवसेना थी उसके भीतर यह टीस लगातार रहती थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रमुख स्थान था शिवसेना का महाराष्ट्र में वो उससे हथिया लिया। 2019 में जब चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी और विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इन चुनावों में जो जीत मिली वो फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिली। भारतीय जनता पार्टी की सीटें थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी वो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी। लेकिन शिवसेना ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह वायदा किया गया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा पहले 2.5 सालों तक और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्होंने तो कोई ऐसा वायदा किया ही नहीं। और उसके बाद शिवसेना जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है। उद्धव ठाकरे उस सरकार के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुछ समय तक उद्धव ठाकरे की सरकार चली, फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, बाद में उन्हीं की शिवसेना वास्तविक शिवसेना घोषित कर दी गई और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और उसके बाद जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी वह भी टूटती है इसी दौर में, 19 से 24 के बीच के दौर में 22 में घटना होता है। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम होता है उसमें से फिर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो अजित पवार की वह असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित हो जाती है। एक जो प्रमुख घटना इस पूरे दौर में हुई वह यह कि जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी से दूर हटते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, तभी शरद पवार की पार्टी के एक बड़े नेता अजित पवार एक दिन सुबह उठते हैं और वो जाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले लेते हैं और उस शपथ में फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और अजित पवार उप मुख्यमंत्री। हालांकि यह 5 दिनों का पूरा घटनाक्रम रहता है और फिर यह सरकार गिर जाती है और उसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी जो मौजूदा चुनाव हो रहा है उन चुनावों में हम यह देखते हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और ये महाविकास अघाड़ी के रूप में है और महायुति के रूप में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ हैं। जो शिवसेना है वह निश्चित रूप से वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा निकट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी को का साथ छोड़ा यह कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दबाना चाहती है और वह जो वायदे करती है उन वायदों को पूरा नहीं करती है बल्कि उनकी स्पेस को ही खा जाती है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात अजित पवार जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने कही वह यह कहते हैं कि असल में महाराष्ट्र की राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज बची नहीं है और जो भी चीज बची है वह यह कि सत्ता कैसे हासिल किया जाए। सत्ता हासिल करने की इस दौड़ में सभी नेता शामिल हैं और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने जुड़ने को सही ठहराया है और वे इसका ठीकरा शरद पवार जैसे नेताओं पर भी फोड़ते हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में यहां तक कहा कि 19 में जब वो देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे और उप मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में गौतम अडानी भी थे, अमित शाह भी थे, शरद पवार भी थे और वे थे और देवेंद्र फडणवीस थे। तो ये सब लोग मिलकर यह तय कर रहे थे कि कैसे एक ऐसी सरकार बने जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ आए। और फिर अजित पवार यह कहते हैं कि हालांकि शरद पवार पीछे हट गए। अब हकीकत क्या है यह तो एक तरीके से अलग अलग नेताओं के बयानों में सामने आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है क्योंकि सब लोग एक दूसरे की बातों का खंडन करेंगे, लेकिन यह सवाल जरूर सामने आता है कि क्या महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति में विचारधारा जैसी किसी चीज का कोई महत्व है या सभी नेता कुर्सी कैसे मिले इसी होड़ में लगे हैं। अजित पवार जैसे नेता यह कहते हैं और कई सारे तुलनात्मक रूप से युवा माने जाने वाले नेता यह तर्क देते हैं कि असल में जब हम सत्ता में नहीं होते हैं तो हम कोई भी काम करने में समर्थ नहीं होते हैं, हम जनता की सेवा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ विजन है, अगर मैं अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं तो वो तभी कर सकता हूं जब मेरे पास सत्ता हो और जब मेरे पास सत्ता होगी, जब मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तो मैं न सिर्फ आम जनता का भला कर पाऊंगा बल्कि मैं उस विजन के साथ अपने देश या अपने राज्य की भलाई कर पाऊंगा जो मैं सोचता हूं। यह तर्क काफी आकर्षक लगता है क्योंकि विपक्ष में रहते हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ बयान जारी कर सकते हैं, आप लोगों को गुलबंद करके सत्ता बदलने का सपना देख सकते हैं। साल में तो हर बार चुनाव होता नहीं है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, उस चुनाव में फिर हार गए तो एक लंबी एक अत्यंत दूर की यात्रा पर आप निकल जाते हैं जहां पर आप हो सकता है कि लगातार विपक्ष में रहें। यह चीज सुनने में थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हमारे ही देश में ऐसे कई बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने अपनी तमाम संसदीय जिंदगी विपक्ष में रहते हुए काट दी और ऐसा लगता है कि वो इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं करते थे कि उन्हें कभी सत्ता मिलेगी। वे अपनी भूमिका को समझते थे और वह भूमिका थी जनता को उन विचारों के प्रति लगातार जागरूक करना जिन्हें वो सही समझते हैं। राम मनोहर लोहिया इसके एक बहुत बड़े उदाहरण थे। कुछ हद तक अटल बिहारी वाजपेयी को भी हम इसका उदाहरण मान सकते हैं जिन्होंने यह कहा था संसद में
कि अगर नीतियों को तोड़ मरोड़ कर, सिद्धांतों से समझौता करके सत्ता को हासिल करना हो तो मैं उस सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। हालांकि वाजपेयी की कई आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन कम से कम यह नहीं कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की तरह वह भी पैसे के बल पर सरकारों को तोड़ते थे, फोड़ते थे, लोगों में फूट डालते थे और किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश करते थे। लेकिन मौजूदा समय में जो यह राजनीति है वह असल में नाम तो लेती है जनता की सेवा का, अपने विजन के अनुसार राज्य के निर्माण का, लेकिन उसके बुनियाद में विचारधारात्मक आधार की कमजोरी, अधीरता, सत्ता लोलुपता यह बैठी हुई है। और यह राजनीति किसी भी समाज को या किसी भी राज्य को सिर्फ अस्थायित्व दे सकती है, नैतिकता से हीन राजनेताओं का जमात पैदा कर सकती है। और अगर इस राजनीति पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आप यह देखेंगे कि हमारे देश में जो लोग हैं उनका भरोसा धीरे धीरे लोकतांत्रिक पद्धति पर कम होता जाएगा। उन्हें यह महसूस होगा कि उन्होंने एक दल को वोट दिया, लेकिन उस दल के विधायक बड़े आसानी से दूसरे दल में मिल गए और फिर वो अपनी ही सुविधा के लिए तीसरे दल में मिल गए, फिर चौथे दल में मिल गए और अगले चुनाव आते आते तक जाति के नाम पर, पैसे के बल पर फिर से वो चुनाव लड़ने आ गए हैं। तो अगर हमें लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कायम रखना है तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, देश में सभी लोग जो संजीदगी के साथ लोकतंत्र की मजबूती चाहते हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो मूल विचार हैं, जो वैचारिक आस्था है, उस पर कायम रहते हुए राजनेता अपनी राजनीति करें। विचारों में बदलाव आ सकता है, लेकिन वैचारिक बदलाव अगर सिर्फ सत्ता के लिए आता है तो फिर वह वैचारिक बदलाव ना होकर सत्ता लोलुपता के रूप में ही होता है। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। हम फिर मिलेंगे और अखबार में छपे किसी अन्य लेख पर फिर से विस्तार से बातचीत करेंगे, एक आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। नमस्कार।